अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर जनाब। एक नए साल, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। मेरी तरफ से, जागो लाहौर की तरफ से, लाहौर न्यूज़ की तरफ से जनाब आप सबको नए साल की खुशियां बहुत 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 मुबारक हो। अल्लाह करे जनाब की जो साल है ये खुशहाली और तरक्की का साल हो, हम सब के लिए खैर बरकत और इज्जत वकार वाला ये साल हो। और अल्लाह करे कि ये साल जो है राहत, सुकून, सेहत और तंदुरुस्ती और खैर भी लेकर आए अपने साथ। नया साल किसी भी मेरे ख्याल से इंसान की जिंदगी में एक नया संग मील होता है, नया मोड़ और नया स्टेशन भी होता है। और नए साल में दो बातों की तरफ खास तौर मुतवज्जा होना चाहिए कि हमने गुज़श्ता साल में क्या खोया है या फिर क्या पाया है, और आने वाले साल में हमारा जो लाया अमल है वो कैसा होने वाला है। हमें अपने मुस्तकबिल की तामीर और तश्कील के लिए मंसूबों को कारआमद बनाने के लिए क्या करना होगा, किस तरह उनको मैनेज करना होगा। नए साल को मुनाफा बख्श, यादगार और कामयाबियों से भरा हुआ बनाने के लिए पहले दिन ही अपना जो मकासद हैं और अपने अहदाफ हैं उनका तयन करना चाहिए, क्योंकि कामयाबी के रास्ते में गोल सेटिंग ही पहला स्टेप होता है। अच्छी आदत अपनाएं, बुरी आदत से जितना हो सकता है छुटकारा पाएं, उनसे दूर रहें। और नया साल हमारे लिए मुस्तकबिल की नेक ख्वाहिशात और खुश आइंद उम्मीदों के साथ हमारी जिंदगी में कदम रख रहा है, बल्कि रख भी चुका है। तो इसलिए नए साल को खुश आमदीद कहने का एक जो बेहतरीन मेरे ख्याल से तरीका है ना, वो शुक्रगुजारी भी है, क्योंकि अल्लाह की अता करदा नेमतों का शुक्र अदा करेंगे और इसके साथ साथ रोजमर्रा जिंदगी में भी जो जो चीजें हमारे साथ होती हैं उसकी भी हम शुक्र की आदत अपनाएंगे। अनाओं को, रंजिशों को और गुस्सा जो हम लोगों में बहुत भर चुका है उसको हम पिछले साल में ही छोड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये आज का आप लोगों ने टारगेट बनाना है कि हमने आज अपना जो पहला साल का दिन है उसको किस तरह हम लोगों ने प्रोडक्टिव बनाना है, क्योंकि आज के जो जो दिन हम करेंगे वही पूरा साल हमारे साथ होगा। तो आज का दिन बहुत अच्छे तरीके से आप गुजारिएगा। अब बढ़ते हैं अपनी पहली स्टोरी की तरफ और कुछ बात कर लेते हैं सेहत और फिटनेस के हवाले से। तो बात हो रही थी जिस तरह नए साल के आगाज में गोल सेटिंग के हवाले से मैं आपको बता रही थी, तो जैसे सेहत और तंदुरुस्ती हमारा सबसे पहला और अहम गोल होना चाहिए इस साल, क्योंकि जान है तो ही जहान है। और अगर आप जहनी और जिस्मानी तौर पर फिट होंगे ना तो तभी बाकी गोल्स हम आसानी से अचीव कर सकते हैं, क्योंकि जब आप फिट नहीं होते हैं तो आप अपना 100% नहीं दे पाते किसी भी चीज़ में, जो कामयाबी की राह में भी रुकावट बनता है हमारे लिए। और वैसे भी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो जनाब गुज़श्ता 2 साल जितने पैथेटिक रहे हैं ना, हम सबको ये सबक हासिल करना चाहिए कि सरवाइव और जो ग्रोथ है ना वो वही कर सकता है, उसी के लिए हो सकती है जो फिट है, जो बहुत हेल्दी है। और कोरोना वायरस ने भी हमें ये सबक सिखा दिया है कि अगर हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो हम खतरनाक से खतरनाक वायरसेस का भी मुकाबला कर सकते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि इम्यून सिस्टम मजबूत कैसे बनाया जाए, खुद को तंदुरुस्त और तवाना रखने के लिए कौन कौन सी ग़िज़ाएं जो है वो हमने खानी है और किन आदत से छुटकारा पाना है साल 2022 में। सेहत को हमने किस तरह बरकरार रखना है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हैं जोहा सुहेल है। जोहा, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आपको। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक मुनीबा, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। जोहा, नया साल आ गया है और बहुत सारी बीमारियां हैं जो हम लोगों ने पिछले साल और कई सालों से हम लोग इससे जूझ रहे हैं। डायबिटीज़ होगी, ओबेसिटी होगी, गुर्दों का और दिल के अमराज में बहुत ज़्यादा हम लोग इसमें तेज़ी से इसका शिकार हो रहे हैं। तो हमें बताइए नए साल में हमने कौन कौन सी ऐसी आदत जो है उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है ताकि हमारी जो सेहत है वो बहुत अच्छी रहे। बिल्कुल, इसमें इस तरह से गोल सेटिंग, जैसे आपने भी इंट्रोडक्शन में बात की, गोल सेटिंग बहुत ज़रूरी है। हम कभी भी ये गोल सेट नहीं करते कि हमने इस साल में अपनी इम्यूनिटी को, अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ित को कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना है। हम हमेशा हर किस्म का गोल सेट करते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, बट अपनी सेहत को लेकर हम इतने गोल सेटिंग्स नहीं करते। हमने कभी मेरे ख्याल से सेहत को प्रायोरिटाइज ही नहीं किया। बिल्कुल ऐसा ही है, हमने उसको प्रायोरिटाइज नहीं किया। हमें ये होता है कि जब बीमारी आएगी तो हम उसके अकॉर्डिंग मेडिसिन खा के उससे छुटकारा हासिल कर लेंगे, लेकिन हम ये नहीं जानते कि मेडिसिन से कितने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आप एक बीमारी से छुटकारा हासिल करने के लिए एक सर्टेन मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन आपको किसी दूसरी बीमारी में मुब्तला भी कर सकती है। साइड इफेक्ट्स इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। सो बेसिक गोल ये होना चाहिए कि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। अब पिछले साल में हमने ये चीज़ नोटिस की है कि लोगों में विटामिन सी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। लेकिन अगर हम एक चीज़ को बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल करने लग जाए तो हमारी बॉडी का वो हिस्सा बन जाती है। एक सर्टेन टाइम के बाद हमें उससे फ़ायदा नहीं मिल पाता। तो अब यहाँ पर मैं सबसे पहले पानी की इंपॉर्टेंस से स्टार्टअप करूँगी, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है जो हर एक के पास अवेलेबल है, हर एक ने कंज्यूम करना ही करना है। और पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारी डाइट में जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकती है, क्योंकि पानी यूरिन की फॉर्म में बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है, आपके स्वेट की फॉर्म में टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है।
तो अगर आपकी बॉडी में पानी का स्टेटस बेहतर है तो आप समझे आपकी इम्यूनिटी बेहतर है, अगर आपकी बॉडी में पानी की कमी है तो आप समझ आपकी इम्यूनिटी भी खराब है। लेकिन सर्दियों में तो हम ज़ोहा पानी पीना छोड़ ही देते हैं तकरीबन। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी 2 से 3 मेथड्स की जिसके थ्रू आप पानी का स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल प्यास लगती नहीं है और हम पानी को पानी के फॉर्म में पीना पसंद भी नहीं करते। तो सबसे पहले मैं रिकमेंड करती हूँ कि आप कहवा जात की फॉर्म में पानी को इनकॉर्पोरेट करें अपनी डाइट में। अब कहवा जात में क्या है कि एक तो थर्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारे लिए अच्छा है कि उस पर थोड़ा गर्म पानी हमें मिलता है तो हमारी बॉडी को भी बेहतर है। तो अगर जैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है तो उसमें हमारे लिए वो भी एक सूदिंग प्रॉपर्टी है। उसके अलावा अगर आप उसमें शहद ऐड ऑन करते हैं तो शहद एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज देता है। तो अब देखें एंटीबायोटिक्स जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं अगर वो शहद के अंदर पानी ऐड ऑन करके कंज्यूम करते हैं तो उनके लिए कितना ज़्यादा वो बेनिफिशियल है। अगर आप अदरक को सिंपल पानी में बॉयल करके कंज्यूम करते हैं तो वो आपको एंटी वायरल प्रॉपर्टीज देते हैं। अब कोरोना का मसला चल रहा है, उसका वेरिएंट भी आ रहा है, तो यहाँ पर बॉडी के अंदर वायरस को जाने से हमने रोकना है। और अगर किसी की बॉडी में वायरल आ भी गया वायरस तो वहाँ पर जो जिंजर है, जो अदरक है, वो उसको रेप्लिकेट होने से रोकता है, उसको फर्दर डिवाइड होने से रोकता है। ठीक है। तो आप देखिए अगर आप शहद के साथ अदरक के साथ कहवा इस्तेमाल करते हैं, भी बहुत सारे पानी में डाल के वो उसका भी कहवा पीते हैं, वो कितना इफेक्टिव है? बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। दालचीनी का मैं लौंग रिकमेंड करती हूँ। लौंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है। दालचीनी हमारे पास इम्यूनिटी को इतना ज्यादा मेंटेन नहीं करता, लेकिन वो हमारे हम कहते हैं कि फैट बर्निंग प्रॉपर्टीज अच्छी देता है। लेकिन अगर आप लौंग का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है। तो अगर आप इन 3 चीज़ों का कहवा इस्तेमाल करते हैं इस सर्दी के मौसम में तो आपकी इम्यूनिटी को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करेगा। अच्छा, कहवा जात के अलावा जूसेस की तरफ मैं आती हूँ, क्योंकि जो हमारे पास फल अवेलेबल है वो 80% पानी के ऊपर मुश्तमिल है। अब आजकल मौसमी भी है हमारे पास, किन्नू भी है हमारे पास, गाजर भी अवेलेबल है, सेब भी अवेलेबल है, नींबू भी अवेलेबल है। तो आप इनका जूस कंज्यूम कर सकते हैं। एक तो विटामिन सी जाएगा अंदर, साथ में पानी जाएगा अंदर। जैसे मैंने कहा कि विटामिन सी हमने बहुत ज्यादा कंज्यूम कर लिया तो बॉडीज अब हमारी उसके लिए सैचुरेट हो चुकी है। बॉडी अब उससे इतना ज्यादा हमें फायदा नहीं भी दे सकती, तो दूसरी चीजों को इनकॉर्पोरेट करें। अब पानी को इनकॉर्पोरेट करें अंदर, ठीक है। तो उसके थ्रू आप जूसेस के थ्रू पानी ले सकते हैं। और अगर जूसेस की जगह अगर होल फ्रूट खा लिया जाए तो वो भी नहीं बेहतर? बहुत ज्यादा बेहतरीन है, लेकिन बहुत से लोग जैसे फ्रूट नहीं पसंद कर रहे होते तो मैं उनको फिर जूसेस की तरफ रिकमेंड करती हूँ। अगर आप फ्रूट नहीं ले तो आप जूस कंज्यूम कर लें। लेकिन जैसे हम बात करते हैं ना कि पानी की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी करें, तो बिल्कुल होल फ्रूट के थ्रू भी वो जूसेस के थ्रू, वो कहवा जात के थ्रू हम लोग पूरी कर सकते हैं। थर्ड पे मैं इस तरह से कहती हूँ कि आप सूप की तरफ आए, क्योंकि सूप आजकल के मौसम में एक तो हर कोई पसंद करता है। एग्जैक्टली, छोटे से छोटा बड़े से बड़े का शौक है सूप। हाँ, लेकिन उसमें इस तरह से कि थोड़ी रेसिपीज के ऊपर मैं बात करती हूँ कि सिंपल हम समझते हैं कि 3 से 4 सब्जियां और थोड़ा सा चिकन और थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे तो सूप बन जाएगा। लेकिन इस मौसम में थोड़ा इम्यूनिटी बूस्टअप सूप आप बनाएं, जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं आप दाल ऐड करें, क्योंकि दाल से प्रोटीन जाएंगे अंदर। और दाल में मैं स्पेसिफिकली दाल मूंग रिकमेंड करती हूँ क्योंकि वो प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है। सो उसमें आपसे इम्यूनिटी को मेंटेन करेगा। तो आप दाल ऐड कर सकते हैं, आप इसमें टमाटर भी ऐड ऑन कर सकते हैं, टमाटर की प्यूरी आप ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के आप चने ऐड कर सकते हैं। हम हमेशा बात करते हैं कि जितने भी नट्स हैं जैसे अखरोट है, बादाम है, ये इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं, लेकिन बहुत से लोग खाना पसंद भी नहीं कर रहे होते। तो आप सूप के अंदर उनको क्रश करके ऐड ऑन कर सकते हैं। और बहुत से लोग हैं ज़ोहा जैसे कॉर्न सूप भी पीते हैं, उसमें से कौन सा बेहतर है? बिल्कुल कॉर्न सूप बेहतर है, क्योंकि कॉर्न में भी हमारे पास प्रोटीन मौजूद है जो आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करती है, लेकिन बहुत थोड़ी अमाउंट में मौजूद है। तो अगर आप इम्यूनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से सूप कंज्यूम करें तो फिर आप दाल ऐड करें। कॉर्न में बहुत थोड़ी प्रोटीन है जो एकदम से आपकी इम्यूनिटी को बूस्टअप नहीं करेगी, लेकिन दाल अगर होगी तो आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतरीन हो जाएगी, क्योंकि दाल के साथ हमने चिकन तो ऐड करना ही करना है सूप में। तो वो कॉम्बिनेशन अच्छा बन जाता है, यानी कि जो अमाइनो एसिड हमारे पास दाल में नहीं होते वो चिकन में होते हैं, तो कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है, वो आपकी पूरी हो जाती है जितनी भी आपको चाहिए होती है। दूसरा ये फिश का भी सीजन है और फिश इस हवाले से कितनी अच्छी है? बहुत ज़्यादा बेहतरीन है, क्योंकि फिश भी प्रोटीन का इंपॉर्टेंट सोर्स है। और जैसे हम इम्यूनिटी की बात करें तो इस मौसम में अगर कोई रेड मीट नहीं खा रहा, कोई चिकन नहीं खा रहा, वो फिश कंज्यूम करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर सकते हैं। लेकिन इंट्रो में आपने बात करी क्या खाएं, कितना खाएं, कितना खाएं बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि अगर एक चीज़ हमारे लिए फायदेमंद है तो हम बहुत ज़्यादा भी खाएंगे तो हमें सिर्फ बहुत ज़्यादा फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, जबकि नुकसान हो जाता है। बहुत ज़्यादा गोश्त वाली अशिया खाने से जिससे प्रोटीन है, हड्डियों की बीमारी हो सकती है, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोटीन्स कंज्यूम करते हैं हमारे ब्लड की पीएच एसिडिक हो जाती है। जितना ज़्यादा आपका ब्लड एसिडिक पीएच की तरफ जाएगा उतनी आपकी हड्डियों से कैल्शियम निकलेगी और उनको खोखला कर देगी। तो एक रिकमेंडेड डोजेज में अगर आप कंज्यूम करते हैं प्रोटीन बेस्ड चीजें जिसमें मछली है, गोश्त है, तो आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है, वरना आपको साइड इफेक्ट्स हर एक चीज से आते हैं अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करें। और दूसरा ज़ोहा मुझे बताइए कि मतलब अगर हमने फिश खानी है तो कितनी क्वांटिटी में खानी है? दूसरा यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की फिश की फॉर्म्स भी हैं,
दूसरा हम लोग घर पर बेसन वाली फिश भी बनाते हैं, दूसरी फ्राई करके भी उसको बनाते हैं, तो कौन सी अच्छी फॉर्म है जो हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करे और हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी ना हो? अच्छा, क्वांटिटी में सबसे पहले बताऊं तो जो एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसको कोई ऐसा मसला नहीं है, उसको मैं 3 आउंस फिश रिकमेंड करती हूँ, जबकि हथेली के साइज इतना पोर्शन होता है। तो अगर आप उतनी कंज्यूम करते हैं पूरे दिन में, बहुत से लोग समझते हैं कि एक मील की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन एक मील की बात नहीं कर रही, पूरे दिन की बात कर रही हूँ। तो पूरे दिन में आपने सिर्फ 3 आउंस फिश तक कंज्यूम करने से ज़्यादा कंज्यूम नहीं करनी। ठीक है। अच्छा, लकीली फिश के अंदर हमारे पास गुड फैट्स हैं, ठीक है, जो हमारी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। तो अगर कोई पेशेंट ये समझता है कि फ़िश के अंदर चिकनाई है जो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो उसको मैं बता दूं कि फ़िश के अंदर जो फैट्स हैं वो गुड फैट्स हैं, आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत बेहतरीन है। अब अगर आप देखेंगे हम उसको फ्राई कर लेते हैं कैनोला ऑयल के अंदर या किसी भी ऑयल के अंदर, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई कर लेते हैं, उसमें ऑलरेडी फैट्स मौजूद हैं। सो एक्स्ट्रा फैट ऑर्डर करने से एक तो कैलोरीज आपकी बढ़ जाएंगी, और दूसरा जो उसके फ़ायदे हैं वो हम तक नहीं पहुँच पाते, तो बहुत से न्यूट्रिएंट्स डीप फ्राइंग के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो फिश को डीप फ्राई करने से हम मना करते हैं, लेकिन सीजन में जैसे आती है बहुत से लोग खाना पसंद करते हैं, फेवरेट ये होती है कि फ्राई करके खाएं हम फ्राई करके खाएं। तो आप वीकली खा सकते हैं, लेकिन डेली बेसिस पे एक्सट्रीम फ्राइंग की तरफ या बारबेक्यू की तरफ उसको ना लेकर जाएं। और क्या फिश का सूप भी पीना बहुत अच्छा है हमारी सेहत के लिए? बिल्कुल बेहतरीन है, क्योंकि सूप में मैंने बताया कि मैं यहाँ पर रेसिपी डेवलपमेंट की तरफ जरूर आती हूँ कि अगर आप रवायती रेसिपी को फॉलो करें तो उसमें से चिकन और कुछ वेजिटेबल्स सूप में आप उसमें फिश ऐड कर सकते हैं, आप उसमें नट्स ऐड कर सकते हैं, आप टोमेटो प्यूरी ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह की वैरायटीज अपनी डाइट में करते रहें ताकि आपकी इम्यूनिटी बेहतर से बेहतर होती जाए। और दूसरा प्रॉन्स कैसे रहेंगे? आपने जो हम फिश की बात करी, तो इस मौसम में प्रॉन्स भी बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, श्रिम्प्स बहुत ज्यादा खाए जाते हैं, ये कितना अच्छा है हमारी बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर लोग खाते नहीं है तो इसलिए मैं इसके बारे में इतना बात नहीं करती, लेकिन आपने बहुत अच्छी बात की क्योंकि बहुत से लोग खाते हैं। अब प्रॉन्स में, ऑयस्टर्स में हमारे पास जिंक मौजूद है। ठीक है। जिंक इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बूस्टर है। बहुत से आजकल में बहुत ज्यादा स्किन के लिए, इवन कि हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है, बालों के लिए बहुत अच्छा है। मैं बहुत से कैंपेन्स में सुन रही हूँ जिंक सप्लीमेंट कंज्यूम करें। अब जिंक सप्लीमेंट के फॉर्म में आप ना कंज्यूम करें, आप उसके जो नेचुरल सोर्स है जैसे श्रिम्प्स हैं, प्रॉन्स, इसमें जिंक बहुत ज्यादा अवेलेबल है। तो आप इस फॉर्म में कंज्यूम करें ताकि आपकी इम्यूनिटी भी बेहतर है, आपकी स्किन हेल्थ भी बेहतर है। और आपके बहुत से लोगों में आजकल मसला आ रहा है एजिंग का, कि एजिंग यानी कि उम्र भी इतनी है नहीं लेकिन स्किन बहुत जल्दी जो लूज हो रही है, मसले में जा रही है। तो जिंक आपकी एजिंग को भी प्रोटेक्ट करके रखता है, आपको जल्दी एजिंग की तरफ नहीं जाने देता, और आपकी इम्यूनिटी को भी अच्छा रखता है। अच्छा, यहाँ पर बहुत से लोगों को सर्दियों में मसला आ जाता है बुखार का। आजकल जैसे सीजन भी खराब हो रहा है तो हमें समझ नहीं आती कि वायरल अटैक की वजह से हो रहा है या सीजनल अटैक की वजह से हो रहा है। तो यहाँ पर मैं लोगों को ऐसे भी रिकमेंड करती हूँ कि ऐसी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, सब्जियों का, जो आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखें। बॉडी के टेम्परेचर, ऑब्वियसली जब आपका बॉडी का टेम्परेचर गिरता है, मौसम के टेम्परेचर गिरने के साथ साथ, तो बॉडी खुद से टेम्परेचर बढ़ाती है बुखार की सूरत में, ताकि ज़्यादा आपको मसाइल ना सामने आए। तो हमें लगता है कि हम किसी बीमारी में मुब्तला हो गए, वो जबकि हमारी बॉडी डिफेंस कर रही होती है। तो ऐसी सब्जियों का इस्तेमाल करें जो ज़मीन के नीचे ग्रो होती हैं। ठीक है। इसमें गाजर है, आलू है और शकरकंदी। आजकल शकरकंदी आप देखें कितनी ज़्यादा अवेलेबल है। तो अगर आप इन 3 सब्जियों का इस्तेमाल सर्दियों के सीजन में स्पेसिफिकली करते हैं तो हमारी बॉडी की हीट को मेंटेन करती है, क्योंकि जब इनको बॉडी हजम करती है, मेटाबोलाइज करती है, तो हीट प्रोड्यूस होती है। और जब हीट प्रोड्यूस होगी तो बॉडी का टेम्परेचर अगर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गिर रहा होगा तो वो मेंटेन रहेगा। तो इस मौसम में इन 3 सब्जियों का इस्तेमाल लाजमी रखें, जूसेस का इस्तेमाल लाजमी रखें, सूप का इस्तेमाल लाजमी रखें, पानी के इंटेक को जो है वो पूरा करेंगे, मेंटेन भी करेंगे। दूसरा, इस मौसम में जो हलवा जात बहुत खाए जाते हैं, मुख्तलिफ, गाजर का हलवा, फ्रूट का हलवा, दाल का हलवा, ये जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर भी होती है, ऑयल भी होता है, तो हमें इसके नुकसानात और इसके फ़ायदे के बारे में बताइए। अगर हमने खाना है तो कितने पोर्शन में खाएं? बिल्कुल, नुकसान और फ़ायदे दोनों है हलवा जात की, क्योंकि एक तो ये थोड़ा थर्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि गर्म होते हैं, हमारी बॉडी को इस मौसम में थोड़ी गर्म चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसका टेम्परेचर गर्म हो, ठीक है। और दूसरा, इसमें जिस तरह से आप बात करें थी कि चीनी ऐड कर दी जाती है, हम रिफाइंड मिल्क ऐड करते हैं, पाउडर्ड मिल्क जिसको हम कहते हैं, घी ऐड ऑन कर लेते हैं, वो इसकी इम्यूनिटी को, इसकी जो प्रॉपर्टी, न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी वो ख़राब करते हैं, जिससे डायरेक्टली हमारी इम्यूनिटी भी मुतासर होती है। अब रिफाइंड चीज़ें जितनी हम खाएंगे, चाहे वो रिफाइंड आटा है, चाहे वो रिफाइंड मिल्क है, जो पाउडर्ड मिल्क जिसको हम कहते हैं, वो हमारी ब्रेन हेल्थ को सबसे पहले ख़राब करता है। ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर फैट को स्टोर करता है, क्योंकि इस तरह की सारी चीज़ें जो है बॉडी में फैट की फॉर्म में स्टोर होती हैं। तो जितनी ज़्यादा, आप देखिए, हलवा खाने से हमें एक फ़ायदा ये हो रहा है कि हमें गर्मी मिल रही है, लेकिन साइड पे हमारी जो वेस्ट है वो बढ़ रही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मसला आ जाता है, इंसुलिन ठीक काम नहीं कर पाती,
क्योंकि जब सेल के ऊपर गंदा फैट आके चिपक जाता है तो इंसुलिन वहाँ से निकलना खत्म हो जाता है। और दूसरा हम लोग इसका पोर्शन कोई साइज नहीं होता हमारा, पोर्शन हम साइज खाए जाते हैं और बस बैठे हुए हैं टीवी के सामने और बस खा रहे हैं। बिल्कुल, जब तक हमें उससे मजा आता रहेगा हम तब तक वो कंज्यूम करते रहेंगे, तो ये चीज़ खराब है। हलवे की क्वांटिटी तो इस सेंस हम सजेस्ट नहीं कर सकते कि आपने 3 से 4 चम्मच खाने, कितना खाना ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि आपके उसके अंदर कितना फैट ऐड ऑन है, कितनी शुगर ऐड ऑन है। अगर वो फीका है, आपने गुड फैट्स डाले तो फिर हम थोड़ा ज़्यादा भी रिकमेंड कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरह का हिसाब नहीं है, जो कि पाकिस्तान में नहीं होता, हम बहुत ज़्यादा घी ऐड करते हैं, चीनी ऐड करते हैं उसको मीठा करने के लिए, तो वहाँ पर बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में रिकमेंड करना होता है। लेकिन क्या इसकी टाइमिंग भी है कि इस टाइम खा लिया जाए क्या? टाइमिंग इसकी ये है कि रात सोने से पहले मत कंज्यूम करें, और अगर आपने करना भी है तो 10-11 बजे या शाम 4 से 5 बजे के दरमियान में कंज्यूम कर लें, क्योंकि बहुत से लोग हलवा रात सोने से पहले कंज्यूम करते हैं। डिनर करने के बाद मीठे की तलब जब होती है, मीठे की तलब हो रही होती है, जी चलो जी हलवा पड़ा हुआ है घर पे तो हलवा खा लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है। क्योंकि जब आप रात सोने से पहले हलवा कंज्यूम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ कंज्यूम करते हैं जो बहुत ज़्यादा शुगरी होती है, तो हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को ख़राब करती है, और फास्टिंग शुगर फिर ख़राब आती है, जिससे डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी से परहेज करना चाहिए। और दूसरा हलवा जात के साथ साथ पंजीरी बहुत से लोग खाते हैं, बहुत पसंद भी की जाती है, खासतौर पर सर्दियों की सौगात उसे कहा जाता है। हमें उस हवाले से बताइएगा, वो पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी अच्छी है? बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है पंजीरी, क्योंकि पंजीरी में हमारे पास सारे गुड फैट्स अवेलेबल हैं और गुड कैलोरीज अवेलेबल हैं। अब जैसे मैंने बताया कि इस मौसम में ऐसी चीज़ें कंज्यूम करें जो बर्न होकर बॉडी में हीट प्रोड्यूस करें, ताकि बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग गिरे नहीं। तो इसमें वो सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं जो हमारी बॉडी में जाके हीट प्रोड्यूस करेंगी और उसके बाद हमारे बॉडी के टेम्परेचर को नहीं गिरने देंगी। तो जैसे मैंने उन सब्जियों की बात की, उसके साथ अगर पंजीरी भी इस्तेमाल करते हैं रिकमेंडेड डोजेज के अंदर, क्योंकि इसमें ये होता है कि इसमें विटामिन ई हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, जो बहुत से लोगों के खून को पतला कर रहा होता है। तो ज़्यादा इस्तेमाल करने से मैं आपको रोकूंगी, लेकिन अगर आप रिकमेंडेड डोजेज में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि 1 से 2 चम्मच अगर आप एक दिन में ले लेते हैं, तो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो खून पतला होने की शिकायत आ जाती है, और बहुत से लोगों को जैसे अगर कुछ चोट लग गई तो ऑब्वियसली ब्लड लॉस होगा और वो अगेन इम्यूनिटी को खराब करेगा। ठीक है जी, ज़ोहा सुहेल क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। ज़ोहा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आई हैं। और जिससे हम बात कर रहे थे कि नया साल शुरू हो चुका है और पिछले साल हमने कौन कौन सी गलती की है ख़ासतौर पर खाने पीने के हवाले से, तो उनको हमने पिछले साल ही छोड़कर आगे बढ़ना है और नए साल में ये अज़्म हम लोगों ने अहद करना है कि जनाब सेहत को हमने प्रायोरिटाइज़ करना है और कोई भी खिलवाड़ नहीं करना हमने खुद अपनी सेहत के साथ। इसी नोट पे एक छोटी सी मैंने ब्रेक लेनी, आपने कहीं नहीं जाना, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ बात हो जाए खेल और खिलाड़ी की, तो हर खिलाड़ी की ख्वाहिश होती है कि जीत उसका मुकद्दर बने और उसके लिए खिलाड़ी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं अपना। लेकिन अगर अपना ही सगा भाई आपका हरीफ हो तो खेल और भी मुश्किल हो जाता है। तो जनाब, आज हमने आपकी मुलाकात भी ऐसे ही नौजवान से करवानी है जो हाल ही में होने वाली कायदे-आज़म नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में एक अपने ही भाई के मद्दे मुकाबिल हुए और सनसनीखेज मुकाबले के बाद 21 साला जो बड़ा भाई था, उन्होंने अपने ही 17 साला छोटे भाई को शिकस्त दे दी और जो टाइटल अपने नाम कर लिया था। तो टेबल टेनिस फिटनेस, हाजिर दिमागी और फुर्ती और बैलेंस का खेल होता है और उसमें बहुत प्रेशर भी होता है खिलाड़ी पे। लेकिन अगर अपना ही सगा भाई आपको शिकस्त दे दे या आपके मद्दे मुकाबिल हो तो वो खेल कैसा होता है, कितना मुश्किल होता है, ये जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़हद ख्वाजा हैं जो नेशनल टेबल टेनिस चैम्पियन है। फ़हद, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर और कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपने टाइटल अपने नाम किया है। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक हूँ। तो कैसा लगा फ़हद, टाइटल आपके अपने नाम हो गया और इस चैम्पियनशिप के हवाले से हमें थोड़ा सा गाइड करें कि कब थी ये और कितने दिनों की थी ये चैम्पियनशिप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं 2021 का नेशनल चैम्पियन बना हूँ और बहुत जो मेरे लिए प्राउड की बात है कि इतना बड़ा इवेंट जिसमें पूरे पाकिस्तान से टॉप प्लेयर्स आते हैं और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान वापडा, पाकिस्तान एयरफोर्स एंड ऑल द प्रोविंसेस जितने भी हैं, और इनमें जीतना एक बहुत मेहनत की बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, क्योंकि इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है। आई थिंक 12 ईयर्स की स्ट्रगल है, जितनी भी मैंने स्ट्रगल की हुई है इसके पीछे। तो आई एम फीलिंग प्राउड। और दूसरी बात यह है, सबको हैप्पी न्यू ईयर भी मुबारक हो। ये ईयर मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि पूरा जो 2021 था उसमें मैं मैचेस भी बहुत हारा हूँ, लेकिन अभी एट द एंड ऑफ द ईयर दिस वाज लकीली
बेटर एक्सपीरियंस फॉर मी कि एंड डे पे ही मैं जो है नेशनल चैंपियन बना। नेशनल चैंपियन बन गए हैं। तो आप दोनों भाई जो है फाइनल तक पहुंचे और एक दूसरे के मद्दे मुकाबल हुए, ये बहुत बड़े एजाज की बात है। तो आप लोगों को तवक्को थी कि आप लोग यहाँ तक पहुंच जाएंगे और एक दूसरे के सामने खड़े होंगे? जी बिल्कुल, ये तो क्योंकि वो मेरा शागिर्द भी है, क्योंकि मैं खिलाता भी हूँ उसको। और डेफिनेटली फिर प्रेशर दोनों पे होता है क्योंकि सेमीफाइनल जो हमारा था वो आई थिंक फाइनल से टफ था, क्योंकि वो जो मेरा हरीफ था वो तो मेरा शागिर्द नहीं था, लेकिन फाइनल और भी इससे जो है ना प्रेशर था मेरे ऊपर कि आई थिंक इट वाज टू डिफ़िकल्ट टू एडजस्ट, बिकॉज जो है वो जो था मेरा शागिर्द था और मैं उसका उस्ताद था। हाँ। तो उसको भी लिहाज करना था, मुझे भी करना था। लेकिन मैच बहुत टफ हुआ है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैच हुआ है। लेकिन हिस्ट्री में जो है ये आई थिंक दूसरी दफ़ा हुआ है कि दो भाइयों का फाइनल आया, क्योंकि सिंगल इंडिविजुअल इवेंट्स में ये नहीं हो सकता। लाइक बास्ट टाइम, और मेरे भाई के साथ इससे पहले 3-4 मैचेस आ चुके हैं और मैं जीता हूँ उसको। तब भी आप ही जीते हैं? जी, अच्छा, और इस दफा भी आपने ही बाजी मार ली है। तो क्या मुकाबला करते हुए लोग तो बहुत ज्यादा कर रहे थे, मतलब उसको इंटरेस्ट ले रहे थे, खुश हो रहे थे आप दोनों भाइयों का मुकाबला देखते हुए। आप लोग कितना खुश हो रहे थे, कितना एक्साइटमेंट थी आप लोगों में? जी डेफिनेटली ये तो होता है, क्योंकि एक फैमिली, दोनों टाइटल एक ही फैमिली को जो है मिले हैं, विनर भी रनर अप भी। और दूसरी बात यह है कि कल जब फाइनल हमारा हो रहा था तो पूरा क्राउड उमम के साइड पे था, बिकॉज ही वाज जूनियर, तो मैं सीनियर हूँ, जाहिर बात है। लेकिन जो पूरा हॉल था, जो जितने भी ऑडियंस थे, वो सारे उसके साइड पे थे। अच्छा। एंड आई वाज फीलिंग लाइक मैं अलोन हूँ कि पता नहीं क्या, लेकिन मैं उस पर भी खुश हूँ कि उसके फेवर में सारे थे, क्योंकि वो भी मेरा शागिर्द ही है। मैं उसको खिलाता हूँ, वो मेरी वजह से ही फाइनल तक पहुँचा है, तो आई रियली फील प्राउड। तो कैसा फिर घर वाले किसको सपोर्ट करते हैं ज्यादा? उधर तो ऑडियंस तो उमम को जो है सपोर्ट कर रही थी, घर वाले किसको ज्यादा सपोर्ट करते हैं? घर वाले भी, जो हमारे वालिदैन है, वो भी ये सोच रहे थे कि छोटा जीत जाए। अच्छा। क्योंकि वो छोटा है, तो सारे फिर आपको पता ही है कि ज्यादा छोटे पे ही वो लोग वो करते हैं कि यार छोटा ही जीत जाए। लेकिन मेरा एक्सपीरियंस उससे ज्यादा है, क्योंकि मुझे पता है कि क्या उसकी गलतियां हैं, कहाँ वो फंसता है मैच में, क्या मुझे, क्योंकि मुझे पता है, तो उस्ताद को पता होता है कि शागिर्द के साथ क्या करना है। बिल्कुल ऐसे ही है, कहाँ पे शागिर्द जो है वो लैग कर रहा है, ये उस्ताद को पता होता है। तो आप अपने हमें जर्नी के बारे में बताइए, कब आपने शुरू किया ये टेबल टेनिस खेलना? मैंने स्टार्ट 2011 में किया है, फ्रॉम स्कूल लेवल। हम स्कूल में खेलते थे टेबल टेनिस, और पेशावर मॉडल स्कूल में मैं पढ़ा हूँ। तो फिर मेरे जो वालिद साहब हैं, उन्होंने कयूम स्टेडियम पेशावर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उसमें मेरी एडमिशन कराई। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि हम साथ में पढ़ भी रहे हैं और स्टडीज़ भी साथ में चला रहे हैं, मैं सिविल इंजीनियरिंग भी कर रहा हूँ यूटी पेशावर से। तो स्टडीज़ अब्बू ने फिर एक साइड पे स्टडीज़ रखी कि अगर आप स्टडीज़ करोगे तो ही आपको मैं जो है ना टेबल टेनिस, और मेरा बहुत शौक था बचपन से, जो है मुझे टेबल टेनिस का बहुत शौक था। तो फिर साथ में अभी भी थोड़ा मुश्किल है, आपको पता ही है, क्योंकि स्टडीज़ टफ है, लेकिन वो एडजस्ट कर लेते हैं। और मेरी जो लास्ट ईयर है अभी सिविल इंजीनियरिंग में भी, तो साथ साथ स्पोर्ट्स भी चल रहे हैं। और मैं साउथ एशियन 3 टाइम सिल्वर मेडलिस्ट हूँ, और इसी तरह मैं वर्ल्ड इवेंट्स भी खेलूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स खेलूँ, एशियन गेम्स खेलूँ, एशियन चैम्पियनशिप्स। मैंने अभी तक आज तक 17 टूर्स किए इंटरनेशनल, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फील प्राउड ऑफ इट, क्योंकि इसके पीछे बहुत स्ट्रगल की ज़रूरत होती है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट स्ट्रगल। बिल्कुल ऐसे, ये स्ट्रगल के बगैर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे बताइए फिर कैसा, बाहर आपने इंटरनेशनली भी टूर्स किए, वहाँ पर जाके देखा होगा, फैसिलिटीज़ के हवाले से अगर मैं आपसे पूछूं तो कितनी है पाकिस्तान में और बाहर? जी फैसिलिटीज़ तो आपको पता ही है, पाकिस्तान में सिर्फ क्रिकेट का ही ज़्यादा फोकस चलता है। जी क्रिकेट का ही चलता है। हालांकि हम भी मेहनत करते हैं, लोगों को पता नहीं है कि और स्पोर्ट्स वाले कितना मेहनत करते हैं। क्रिकेट में भी वो भी हमारी गेम है, लेकिन आजकल जो हमारी गवर्नमेंट है वो क्रिकेट पे ही फोकस कर रही है, और हमें ना स्पॉन्सर्स देते हैं। मैं खुद स्पॉन्सर, मैं अपने वालिद साहब के उस पर पूरे मतलब जितने हमारे लीग्स होते हैं, अभी मैं यूरोप से रिसेंटली अपने खर्चे पे गया हूँ, अपने पेरेंट्स के उस पर थोड़ा मुझे सपोर्ट हुआ, डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स KPK से, DG स्पोर्ट्स KPK ने मुझे सपोर्ट किया थोड़ा, लेकिन हर टाइम तो वो सपोर्ट नहीं करते जिस तरह क्रिकेट में वो सपोर्ट करते हैं प्लेयर्स को, उनको स्पॉन्सर्स मिलते हैं, उनको अच्छे पैसे मिलते हैं। तो बस फैसिलिटीज़ आप यही समझें कि हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलना चाहिए। पाकिस्तान में अगर हमें इंटरनेशनल कैंप्स मिलेंगे, ट्रेनिंग कैंप्स मिलेंगे, कोचिंग मिलेगी प्रॉपर, तो इंशाल्लाह हम इंटरनेशनली भी परफॉर्म करेंगे।
और अपने मुल्क का नाम इंशाल्लाह रोशन तो करें। क्या यहाँ पर मतलब प्रोफेशनल कोचेज और प्रोफेशनल ट्रेनर्स मौजूद नहीं है जो आप लोगों को ट्रेनिंग दे सकें? बिल्कुल, आपको पता ही है कि चाइना, जापान, कोरिया, वो जितने भी हमारी कंट्रीज़ हैं एशियन कंट्रीज़, ये बहुत टॉप है टेबल टेनिस में। तो इंडिया की टीम अगर आप देख लें तो इंडिया टीम पूरा साल है वो बाहर गुजारते हैं ट्रेनिंग्स में। ओके। तो फिर उनकी परफॉर्मेंस हमसे थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि वो इन्वेस्ट कर रहे हैं प्लेयर्स पे, और इधर हम मतलब अपने उस पे एफर्ट्स से कर रहे हैं। अगर ये हमें थोड़ा सपोर्ट करें, हमें ट्रेनिंग कैंप्स मिले, जो फेडरेशन है हमारी वो हमारी सपोर्ट करे, तो इंशाल्लाह हम ये वक्त दूर मतलब नहीं टैलेंट बहुत है पाकिस्तान में, पाकिस्तान लेकिन में टैलेंट facilities बहुत नहीं। है। मतलब आप इंडियन प्लेयर्स को देखें तो इंडियन प्लेयर्स फिजिकली भी हमसे वीक हैं, ओके। हम फिजिकली भी अल्हम्दुलिल्लाह उनसे स्ट्रांग है, लेकिन वो फिर आपको पता ही है कि कोचिंग बहुत मैटर करता है। मतलब फिजिकली आप जितने भी फिट हो, लेकिन आपकी कोचिंग लेवल, ट्रेनिंग लेवल आपका ठीक ना हो तो तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। फिर कुछ नहीं कर exactly, सकते। हाँ। ये तो ये कितनी मसला देर है। आप प्रैक्टिस कितनी देर करते हो फाहद रोजाना? मैं डेली हम 4 घंटे, मैं 2 घंटे फिजिकल करता हूँ ठीक है। और 2 से 2.5 घंटे मैं ट्रेनिंग करता हूँ, टेबल ट्रेनिंग करता हूँ। तो इसके हवाले से कोई डाइट भी डिफरेंट होती है या नॉर्मल डाइट होती है इसके लिए? जी डाइट तो जाहिर बात है प्रोफेशनल प्लेयर्स के लिए फिर अपनी मखसूस डाइट रखनी होती है, क्योंकि उसके अपने डाइट का ख्याल भी रखना होता है, तो फिर वो सरवाइव कर सकता है। ठीक है। तो अगले प्लान्स क्या हैं, फ्यूचर प्लान्स आपके? इंशाल्लाह फ्यूचर प्लान्स ये भी 2023 में साउथ एशियन गेम्स हो रही हैं, ठीक है। जो कि गवर्नमेंट करा रही है। इन्होंने आई थिंक अनाउंसमेंट भी किया हुआ है इसी साल कि 2023 में हम साउथ एशियन गेम्स कराएंगे, बिल्कुल। और इसमें इंशाल्लाह है कि हम इंशाल्लाह इंडिया भी आएगा उसमें, तो हम गोल्ड मेडल पाकिस्तान के लिए इंशाल्लाह लाएंगे। इंशाल्लाह। और हम भी यही चाहते हैं कि आप उनको शिकस्त दें और पाकिस्तान का जो नाम है वो रोशन करें। फहद ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे, नेशनल टेबल टेनिस चैंपियन है, हाल ही में इन्होंने ये चैंपियनशिप जीती है और अपने ही भाई को शिकस्त दी है। फहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर आए हैं और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और जनाब, जिस तरह हम बात कर रहे थे कि जो है टैलेंट, उसकी कमी नहीं है पाकिस्तान में, और जिस तरह फहद ने भी बात की है कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो मुहैया करनी चाहिए हमारे आने वाले टैलेंट को। तो मुझे यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, ब्रेक से हम वापस आ चुके हैं और मौसम बदल चुका है, नया साल भी आ चुका है। नया साल पिछला साल गुजर गया, लेकिन नहीं बदले तो जो लाहौरियों के मसाइल हैं वो नहीं बदले हैं। पुराने मसले अभी हल नहीं हुए थे कि नए मसले सर उठाने लगते हैं। और जब लाहौरियों के मसाइल की बात की जाती है तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाहौरियों का एक बहुत अहम तरीन मसला है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से ना लोगों को महंगे और गैर महफूज ज़राए आमदरफ्त इस्तेमाल करने पड़ रहे हैं। और मैं कल ही एक रिपोर्ट में पढ़ी थी कि जिसके मुताबिक सिर्फ लाहौर शहर में, अगर मैं आपको बताऊं तो चलने वाले चिंची रिक्शों की तादाद 32,500 से भी तजावुज कर चुकी है इस वक्त। और चिंची रिक्शा एक गैर महफूज सवारी है जो अक्सर हादसात की वजह भी बनता है, और उसके साथ साथ बढ़ती हुई माहौलियाती आलूदगी की भी एक बड़ी वजह है। और ये धुआं छोड़ते रिक्शे भी हैं। और हर हुकूमत की तरफ से बुजदार सरकार की जानिब से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो मसला है हल करने और माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट मंसूबे शुरू करने के हवाले से बुलंदो बांग दावे किए गए, लेकिन 3 साल गुजरने के बावजूद भी जनाब कुछ नजर नहीं आया हमें। सिर्फ ऐलानात ही रहे हैं और सिर्फ दावों तक ही महदूद रहे हैं हम। और लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में बदल दिया गया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नहीं बदली गई है। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं, कौन कौन से मंसूबे, नए प्रोजेक्ट जो है वो लाए जाएंगे। ऑन सादिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो वाइस चेयरमैन हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के, और नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शबीर हैदर ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर, मैं आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ, शबीर आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ। आपसे स्टार्ट कर लेते हैं। साल बदल गया है, पिछला साल गुजर गया है, लेकिन नहीं बदले जो है लाहौरियों के मसाइल नहीं बदले, वो भी खास तौर पर ट्रांसपोर्ट के हवाले से। और जैसे मैं अभी बता रही थी कि खाली जो चिंची रिक्शे हैं वो ही 32,000 से तजावुज कर चुके हैं लाहौर शहर में। तो कब सुनी जाएगी बाकी, मतलब हम लोगों की कि ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल हैं वो हल होंगे? सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर आपको भी, आपकी टीम को भी और सारे लाहौरियों को भी। अच्छा, सबसे पहले तो ये है कि हम लोग जो हैं इसे ऑलरेडी एक शॉर्ट सर्वे के लिए जो है पिछले दिनों ऐड भी आया, सारों ने देखा, वो बिल्कुल स्टार्ट होने को है। उसमें ये होगा कि हम लाहौर का सर्वे करवाएंगे कंसल्टेंट से, लाहौर, फैसलाबाद, भावलपुर, डीजे खान। इसलिए अगर हम डायरेक्टली बसेस भी ला सकते थे, उसका नुकसान ये होना था
क्योंकि इको फ्रेंडली बसेस जो हैं उनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी फॉल करती हैं, हाइब्रिड बसेस भी फॉल करती हैं, जो अच्छे डीजल इंजन नए आए हुए हैं यूरो टेक्नोलॉजी वाले वो भी, सीएनजी बसेस भी। हमने ये जो शॉर्ट कंसल्टेंसी करवाई है उसका मकसद ये है कि हमें एक्चुअली वो ये भी बताएंगे कि किस किस रूट पे बसेस की जो है वो ज़रूरत है, कौन कौन सी बसेस कहाँ कहाँ पे रिक्वायर्ड हैं। अभी रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट ने 100 बसेस का तो रिसेंटली ऐलान किया है कि हम लोग ला रहे हैं इमीडिएट इफेक्ट के साथ इंशाल्लाह लाहौर में फर्स्ट लॉट में। उसके लिए जो बजट है हमारा वो एलोकेट हो चुका हुआ है। ये सर्वे जैसे ही कंप्लीट होगा उसके साथ ही जो है इसके बसेस की प्रोक्योरमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है, मतलब तोहफा मिलेगा, लेकिन ये नहीं समझ आ रही कि तोहफा कब मिलेगा। मुझे आप शबीर बताइए, ये आज सुबह सुबह ही एक तोहफा ऑलरेडी हमें गवर्नमेंट दे चुकी है, पेट्रोल की शक्ल में उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। ये ट्रांसपोर्ट के हवाले से आपको नजर आ रहा है कुछ होते हुए? ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा। आप कहें कि कुछ नज़र आ रहा हो, जैसे हम सब बता रहे हैं कि जी हम सर्वे करवा रहे हैं फैसलाबाद का, इसके बाद रावलपिंडी और दीगर शहरों का जहाँ जहाँ पे इन्होंने चलानी है। अगर ये सर्वे उनका तो करवा रहे हैं, 3.5 साल हो चुकी हैं। अगस्त 2018 में ये हुकूमत आई, आज जनवरी 2022 आ गया। 3 साल में एक शहर लाहौर जिसको एक पेरिस बनाने का ख्वाब था कि पेरिस से लाहौर एक पेरिस के मुकाबले में होगा, वहाँ पे 3.5 साल में आप जो रूट्स चल रहे थे वहाँ पे आप मुतबादल ट्रांसपोर्ट नहीं चला सके। वहाँ पे तकरीबन 3 लाख से 3.5 लाख मुसाफिर जो रोज़ाना सफ़र करते थे उन गाड़ियों पे, वहाँ पे बुज़ुर्ग थे, उन बुज़ुर्गों को आपने एक कार्ड दिए हुए थे, सीनियर सिटीज़न कार्ड, और उसके बाद स्टूडेंट्स से जो फ्री सफ़र उनको 50% ऑफ था, वो कहाँ पे गए? उनका कौन जवाब दे है? 3.5 साल गुजर गए। अभी आप ये कह रहे हैं कि जी हम सर्वे करवा रहे हैं। सर्वे आप करवाना है तो दीगर शहरों का करवाएं। लाहौर का क्या कसूर है? लाहौर का तो कितनी बार सर्वे हो चुका है और लाहौर की सड़कें भी साफ हैं। लाहौर की सड़कों पे तो इन बसों का मसला ही नहीं है कि आपने इको फ्रेंडली बसें लानी। तो उनके लिए ये तो वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी 1 साल हो गया कि 50 बसों की असूली मंजूरी दी गई थी कि पहले मरहले में, पहले फेज़ में जो है 50 बसें जल्द अज जल्द खरीदी जाएं। और हमारे जो मिनिस्टर हैं जिनको हम तो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब से जवाब तलब करेंगे, क्योंकि जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट हैं वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जब भी उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि जी सर आप इसका जवाब देते हैं, तो वो कहते हैं जी मेरे पास टाइम नहीं है। ये पहला नंबर तो पहले राब्ते में नहीं आएंगे, अगर किसी तरीके से राब्ते में आ जाते हैं तो अपने आप को वहाँ से स्किप कर जाएंगे। और बात हमारी ये है कि अगर इन नुमाइंदों ने, जो नुमाइंदे अवाम ने बनाए हैं और जो ये हुकूमत ने इनको एक जिम्मेदारी दी है किसी को ट्रांसपोर्ट की, किसी की बात कर रहे हैं, हमने भी ट्राई किया था कि वो भी हमसे बात करें और हम बात ये मकसद ये है, मकसद ये कि हम वज़ीर आज़म इमरान खान से तो सवाल नहीं कर सकते। बिल्कुल, जो वज़ीर होंगे उन्हीं से जवाब तलब करेंगे ना, हम वज़ीर से करेंगे और वज़ीर जो है वो जवाब देने के अब मूड में नहीं है। अब ये है कि अवाम भी सवाल करती है कि कहाँ गए। अब वज़ीर बताएं हमें कि ये उन्होंने 3.5 साल में क्या किया है। एक लाहौर की बात हम करेंगे, बाकी पंजाब की बात मैं बाद में करूंगा। क्योंकि पंजाब में तो आप तब जाएंगे जब पंजाब के लिए आपको रिक्वायरमेंट, आपको स्टाफ भर्ती करेंगे। आपने पंजाब के दूसरे शहरों में गाड़ियों से ऑन साहब वज़ीर के हवाले से कुछ बात करना चाह रहे हैं। अच्छा, मिनिस्टर जहांज़ेब खान खिची साहब हैं, ट्रांसपोर्ट के बड़े मुतहरिक इंसान हैं। सबसे पहले 3 साल हो गए हमारी गवर्नमेंट को आए हुए, जिसमें से आपने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, मैं क्रेडिट सीएम को और मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट को दूंगा, जो मेट्रो ट्रेन उन्होंने चलाई जिस तरह से इतनी मुश्किलात के साथ। लेकिन वो सिर्फ थोड़े इलाके को कवर कर रही हैं सर। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि वो इतना एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट था वो, उसके अगर वो ना होता तो हम इलेक्ट्रिक बसेस शायद पंजाब के ऑलमोस्ट सारे शहरों में चल जाती। इतना महंगा प्रोजेक्ट अभी तो लाहौर में भी नहीं चली इलेक्ट्रिक बसेस। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि मेट्रो ये जो ट्रेन है उसकी बात करूँ, क्योंकि उस पर सब्सिडी बहुत ज़्यादा देनी पड़नी थी। ये एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं कहूँगा हमारा गवर्नमेंट का था कि हमने प्रीवियस गवर्नमेंट का चाहे जैसा भी प्रोजेक्ट था इसको बेहतर, जितना मैक्सिमम बेहतर करके चलाने की कोशिश की। उसके बाद जो है ये रहा कि 1.5 साल कोविड का पीरियड भी तो खा गया, बीच में ट्रांसपोर्ट बंद रही, इवन सब कुछ बंद रहा कोविड के पीरियड के अंदर। अब रिसेंटली, मतलब मैं अपनी अपॉइंटमेंट की बात करूँगा, हमें अक्टूबर के अंदर हमारा बोर्ड जो है वो बना है, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी भी अक्टूबर के अंदर बनी है। हम लोग 2021 में आए हैं। ठीक है, हमें अभी आए हुए आते साथ ही यकीन करें कि हर चीज़ को बेहतर करने के मुताबिक, ये भी मिनिस्टर साहब का विजन है जिसके मुताबिक हम लोग काम कर रहे हैं। अभी आपने देखा होगा रिसेंटली ये जो स्मोक केस से रिलेटेड है कि कोई भी जो बसेस हैं इवन जो नई विक्स से सर्टिफाइड होंगी वो नहीं एंटर हो सकेंगी लाहौर में। लाहौर के अंदर हमारी कंपनी ने, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने डेली बेसिस के ऊपर मतलब चलान ही नहीं, अब उनके डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते हैं। जब तक वो विक्स से अपने वो सर्टिफाइड नहीं होके आ जाते तब तक उनको वो वापस नहीं किए जाते।
और गाड़ियाँ जो हैं वो वैन्स वगैरह उनको बंद किया जा रहा है बाकायदा। लेकिन आलूदगी के हवाले से इलेक्ट्रिक बसेस लाने का जी, सोचा जी, गया था ना कि माहौल दोस्त बनाया जाए, लेकिन ये क्या सर्वे में ये भी मंसूबा है कि इलेक्ट्रिक बसेस कब तक आ जाएंगी? 110% उसका मकसद ही है। देखिए हमारे पास इलेक्ट्रिक बसेस का जो है वो टोटली एक्सपीरियंस नहीं है किसी के पास भी, ये फर्स्ट टाइम आनी। ठीक है। हमने इसलिए सर्वे रखा क्योंकि मतलब एक बहुत महंगी आइटम है ये। तो अगर इलेक्ट्रिक बस की तरफ हमें जाना पड़ता है, हम जाते हैं तो ये सस्ती बसेस नहीं है। हमें उसके मुताबिक कंसल्टेंट्स जो होंगे, जो इसमें एक्सपर्ट ओपिनियन जिसे आप कह सकते हैं, वो आगे हमें, लेकिन ये शॉर्ट सर्वे होगा ताकि हमें उसमें बता सकेंगे कि कौन कौन से एरियाज जो है वो फिजिबल है। 2 साल और ले जाएगा, 2 साल और ले लेकिन अमल दरामद कब से होगा ना? सर्वे अमल हो दरामद गया, मैं आपको सारा बता कुछ तो हो रहा गया, हूँ कि हमारा कोई जो है डेडलाइन भी तो होती है ना। 3 दिसंबर से ऑनवर्ड जो है 3 दिसंबर को हमारा ये जो है वो टेंडर ओपन होना है इसका कंसल्टेंसी का, और इंशाल्लाह शॉर्ट पीरियड के लिए ये है। और उसके बाद जब ये जैसे ही कंप्लीट होता जाएगा, साथ ही इन द मीन वाइल बसेस की प्रिक्योरमेंट से रिलेटेड भी जो है रफली इस पे भी वर्किंग की जाएगी। और जो भी है इंशाल्लाह इसके सर्वे के कंप्लीशन के बाद आने का बसेस का, जो आपको पता है क्योंकि इंपोर्टेड होनी है तो आने का जो टाइम है वही टाइम है आते साथ। और आप लोगों ने हुकूमत से स्पीडो बसेस के कंट्रोल का भी मुतालबा किया था, उसका क्या बना? अभी तक वो लिंगर ऑन ही हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह होप फॉर द बेस्ट। बात ये आ जाती है, वो मतलब इसके पीछे की कहानी शबीर हमें बताइए, इनको मिलनी चाहिए स्पीडो बसेस के नहीं? बात ये आ जाती है मुनीबा कि अब आपने एक मास्टर अंडर अथॉरिटी बना दी, एक आपने उसके साथ पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बना दी जो कि पहले एलटीसी थी। अब मास्टर अंडर अथॉरिटी जो है वो पिंडी, लाहौर और मुल्तान में स्पीडो बसों को देख रही है। दूसरी जानब आपने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बना दी कि जो पंजाब में तमाम शहरों में जो है वो ट्रांसपोर्ट को देखेगी। बात सिर्फ इतनी है कि अगर पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी और मास्टर अंडर अथॉरिटी को एक कर दिया जाए, बिल्कुल ठीक है भी पिछली हुकूमत ने काम किया है तो उस हुकूमत को ये आपने करना है, तो आप इसको अच्छा करना चाह रहे हैं तो इसकी जो आपके पास स्पीडो बसें चल रही हैं उनके रूट्स आपके रूट के साथ मर्ज किया जाए और उनमें कुछ बसें बढ़ाई जाएं। जो आपने कॉन्ट्रैक्टर रखे हुए जिन्होंने बसें दी हैं आपको, उनको दोबारा कहा जाए कि भाई इसकी बसें और करें। लाहौर के अंदर आप अच्छे तरीके से चला सकते हैं। अब आप कहते हैं कि जी हमने ऑरेंज ट्रेन चलाया, इतना महंगा प्रोजेक्ट था, आपने ऑरेंज ट्रेन चला दिया तो उसको फीडर रूट्स किसने देने हैं? आप इतना अरसा गुजर गया, फीडर रोड्स आप दें, मैं कहता हूँ फीडर रोड्स दें तो आपकी जो आमदन है वो बढ़ेगी। के तौर पे काम कर रही है ना। अच्छा, एक्चुअली इसीलिए इसमें एक्चुअली हमने रिक्वेस्ट ये की थी क्योंकि हमारा जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जितनी भी इंट्रासिटी ट्रांसपोर्ट होगी वो हम उसको खुद कंट्रोल करेंगे, ठीक है, कंट्रोल करेंगे। अब एक्चुअली हम ये चाहते हैं कि बसेस किसी कंपनी को बुला के हायर किया जाए, चलाते वो हैं, गवर्नमेंट सब्सिडी भी देती है और वो हमें कभी कुछ मेंटेनेंस के चार्ज, कभी किसी किस्म का कोई इशू बना के, हम ये चाहते हैं कि हम जो कंपनी है वो खुद इसको मॉनिटर करे, हम इसमें एज ए ऑपरेशनल जो है वो कंपनी जो इस प्रोजेक्ट पे काम करे। और रही स्पीडो की बात तो वो एज ए फीडर रूट इस वक्त काम कर रही है। सेक्रेटरी साहब, मिनिस्टर साहब और मास ट्रांजिट अथॉरिटी और पीटीसी की जॉइंट वेंचर पे मीटिंग इस चीज़ पे होनी है इंशाल्लाह। तो उसमें जो डिसाइड होगा वो जो है वो फीडर रूट्स के तौर पे इस्तेमाल हो रही है, काम हो रहे हैं। इस्तेमाल कहीं चलाई नहीं जा रही। किसी भी ऑरेंज ट्रेन के 26 स्टॉप्स हैं, उनमें कहीं पे भी आपको कनेक्टिंग बस नजर नहीं आएगी कि किसी मुसाफिर ने अगर फॉर एग्जांपल वो तो कह रहे हैं स्पीडो बस चल रही है, नहीं चल रही, कहीं पे मुझे दिखाया जाएगा कहाँ पे चल रही है, अभी काम हो रहा है। अच्छा, अभी कह रहे हैं कि काम हो रहा है, उसमें काम हो रहा है। मैंने काम होने का नहीं कहा, स्पीडो बसेस जो हैं वो है ही फीडर रूट्स के लिए, फीडर रूट्स के लिए इसीलिए ट्रांजिट अथॉरिटी चलाई क्यों नहीं जा रही? चली उन्हीं रूट्स के लिए तो चल रही है। मतलब अगर हमने चलानी होती बस नहीं चल रही, अभी कहीं पे भी फीडर रूट्स बहाल नहीं हुए स्पीडो बस के, ऑरेंज ट्रेन के। अगर बहाल हुए हमें बताया जाएगा कौन से बहाल है और उसकी तो आमदनी बढ़ जानी है, इनको फायदा होना है, खजाने को फायदा होना है। शटल सिस्टम चाहते हैं, कोई यूरोप को ज़हन में रखा हुआ है शबीर भाई ने, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। जरा थोड़ा आहिस्ता आप लोगों ने हमारा जहन ही ऐसा बना दिया हुआ ना कि हम लोग यूरोप बना रहे हैं, लाहौर को और सारी चीजें फैसिलिटी वैसे ही दी जाएगी। पेरिस बनाना चाह रहे थे, यूरोप बनाना चाह रहे थे, मगर अभी तक हमें वो लाहौर ही नहीं बन पाया। दूसरा कौन सा बस स्टॉप्स की तज़यीन और आइश का भी फैसला आप लोगों ने किया है, कंपनी ने, तो हमें बताइएगा इसके लिए कितने फंड्स आप लोगों ने रखे हैं? इसके लिए फंड्स जो हैं वो एलोकेट हो चुके हैं एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली जो है वो एक्चुअली हमारे पास बजट 3.5 अरब रुपए का कंबाइनली आया फर्स्ट स्लॉट के लिए। उसमें से अभी ये डिसाइड करना है कंपनी ने कि कितना ये 200 बसेस 200 शेल्टर्स के लिए जाना है, बाकी जो 100 बसेस हमने फर्स्ट स्लॉट में लेनी है उनके लिए। और कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा इस पे काम जो है? मैक्सिमम ये बसेस, ये शेल्टर वाला सिस्टम, इसके लिए भी मैक्सिमम
जनवरी के अंदर इस पे भी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। और कौन कौन से इलाके जो हैं इससे मुस्तफीद होंगे? सारा लाहौर ही ऑलमोस्ट, जहाँ जहाँ पे, ये भी सर्वे के साथ ही जो है वो मेन बताया जाएगा कि कहाँ कहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट होगी। जो मोस्ट, शबीर आपकी तरफ ही आ रही हूँ, आप हंस रहे हैं, मुझे लगता है कुछ है आपके पास इस हवाले से भी। मोस्ट जहाँ पे रिक्वायरमेंट है 200 ऑलमोस्ट ये बस शेल्टर है, तो पूरे लाहौर में ही, और जहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरत होगी एक्चुअली वहाँ पे ये जो है वो सारे। ठीक है, क्या कहेंगे शबीर आप? नहीं, बात यह है कि मुझे हंसी इसलिए आई है कि ओन साहब ने कहा है कि ये जनवरी में काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। इसी तरह 2019 में वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहाँ से खिची के साथ हमने प्रोग्राम किया था, तो उस वक्त ये तमाम गाड़ियाँ बंद हो चुकी थी। तो उन्होंने कहा था कि जी 1 हफ्ते में आपको लाहौर की सड़कों पर बसें नज़र आएंगी और ये आप देखेंगे कि लाहौरियों के लिए गाड़ियाँ आ गई और सफरी सहूलियात हो गई हैं बेहतर। और मैं इसलिए हूँ कि ये कह रहे हैं कि ये इसी महीने में जनवरी में कह रहे हैं कि इंशाल्लाह हो जाएंगी, वर्किंग तो हमारी उम्मीद है, हम तो दुआ करते हैं कि अल्लाह करे। बाकी भी इस तरह के मेरे ख्याल से चीजें थी जिन पे वर्किंग स्टार्ट हुई थी और अभी तक वर्किंग ही हो रही है, कोई भी कंप्लीट नहीं हो पाया है। देखिए मेरी आपको रीजन नहीं, टाइम की किल्लत है, मुझे यहाँ पे करना है। और ऑन सादिक साहब हमारे साथ मौजूद है, वाइस चेयरमैन है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के। सर बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए और अपना मौक़िफ़ आप लोगों ने पेश किया। शबीर हैदर, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ भी हमारे साथ मौजूद है। शबीर आपका भी बहुत शुक्रिया। जनाब, नया साल तो शुरू हो चुका है, तो देखते हैं कि नए साल में हमें ट्रांसपोर्ट के हवाले से कोई अच्छी खबर सुनने को मिलती है कि नहीं मिलती, सिर्फ काम ही होने को दिखाई दे रहे हैं बस, और इसके हवाले से कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा। और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।